Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो इस केस में आपकी मदद करेगा। I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। हिल पे गए बालाट। तू कौन है? Merciless assassin. Train killer. A true patriot. अब ये फाइट तेरी मौत से खत्म होगी। मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ, तू दे सकता है दुआ। कहाँ है कैमरा प्रिंसेस? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। नेपल्स इटली कैमरो क्राइम फैमिली का एक घर है जो स्मार्ट, रूथलेस, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स का एक ग्रुप है जो एक साथ काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी हिस्ट्री के पन्नों पर डेडली इंटरनल क्लैशेस लिखे हुए हैं। 1990 के एंड तक कैमारो गुटों के बीच एक जानलेवा झगड़ा होने की वजह से एक नेपोटिलियन विमेन मारिया लिसियार्डी, जो अपने लेट 40s में थी, वो कैमारो परिवार के सबसे बड़े में से एक सेकेंडिग्लियानो गैंग की बॉस बनकर सामने आई। 2001 में मारिया ने पिछले 2 साल में पुलिस से छिपी होने के बावजूद भी देश के 30 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट में अपना नाम शामिल कर लिया था। मारिया का जन्म 1951 में नॉर्थर्न नेपल्स में हुआ था। कुछ लोग उन्हें 1993 से 2001 तक कैमरो क्राइम ग्रुप के अंदर एक बॉस के रूप में मानते थे। एक कैमरो क्राइम ग्रुप के बॉस के रूप में उसकी जर्नी तब शुरू हुई जब क्राइम फैमिलीज की लेडीज को उनके परिवार के मेल्स के गिरफ्तार, कैद या मारे जाने के बाद छोड़े गए सिंडिकेट को चलाने के लिए एक लीडर की जगह लेनी पड़ रही थी। और इटली के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम द्वारा जीती गई लड़ाइयों के साथ साथ लेडीज का मॉब बॉस बनने का ट्रेंड भी चलता था। अक्सर कुछ माफिया बॉसेस की वाइफ्स खाना पकाने, सफाई और बच्चों की परवरिश जैसे ट्रेडिशनल फैमिली ड्यूटीज को करते हुए घर पर अपने पति के लिए कोकीन और हीरोइन पैक करती थी। जहां मेल माफिया बॉसेस ज्यादातर चीजों को वायलेंट साइड में संभालते थे, इनमें से कुछ फीमेल्स अपने हस्बैंड्स की तरह धमकाने और विक्टिम्स से पूरे पैसे वसूलने और ड्रग के सेल्स ऑपरेशन को चलाने की कैपेबिलिटी रखती हैं। और इनमें कोई शक नहीं है कि मारिया लिसियार्डी भी उन्हीं स्वैग लेडीज में से एक है। मारिया बाकी मेल कैमरिस्टी से अलग थी। उन्होंने खुद को हमेशा लाइमलाइट से दूर रखा और उन्होंने कभी भी किसी क्राइम के लिए कन्विक्ट या सस्पेक्ट नहीं किया गया था। मारिया लिसियार्डी की पर्सनैलिटी बहुत ही क्रिस्मेटिक होने के साथ साथ प्रैक्टिकल, चार्मिंग और एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट थी, लेकिन अपने मेल मॉबस्टर्स की तरह रूथलेस भी थी। मारिया अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज में से कोल्ड और कैलकुलेटेड अप्रोच रखती थी। मारिया के अंडर लिसियार्डी गैंग के लोकल पॉपुलेशन के बीच बहुत ज्यादा गुडविल जनरेट की, जो कि नेबरहुड के गरीबों को कभी कभार दान देने की पुरानी आदत थी जिसे मारिया ने कंटिन्यू रखा। उसके एरिया जहां पर लोकल गवर्नमेंट के लोगों को कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं किए और जहां बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही थी, मारिया ने उन्हें रोजगार का एक प्रिंसिपल सोर्सेज प्रोवाइड किया। मारिया हमेशा एक मल्टीनेशनल कंपनी के मैनेजर की तरह बिहेव करती है और हमेशा एक ऐसे सॉल्यूशन की तलाश में रहती है जिससे पुलिस का ध्यान अट्रैक्ट होने की पॉसिबिलिटीज कम हो और जो सेक्शन यानी गैंग के अंदर कम इश्यूज पैदा करे। मारिया पर जज लुइगी बोबियो ने कहा कि जिस वक्त एक महिला ऑर्गेनाइजेशन की कमान संभालती है, हमें इमोशनल लेवल में गिरावट देखने को मिलती है और ग्रुप की एक्टिविटीज की भी बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। मारिया कैमोरा सिंडिकेट में डीपली इंक्लूडेड परिवार में पली बड़ी थी। उनके पिता ने एक गैंग बॉस के रूप में काम किया था और जब पुलिस ने मारिया के 2 भाइयों पिएट्रो और विंसेंजो और उसके पति एंटोनियो को अरेस्ट कर लिया, उसके बाद मारिया ने सेकेंडिग्लियानो गैंग में मैड्रीना यानी गॉड मदर के रूप में सत्ता पर कब्जा कर लिया। उसने गैंग के प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस, ड्रग ट्रैफिकिंग, सिगरेट की स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन और बाकी इलीगल एक्टिविटीज को मैनेज करने का जिम्मा संभाला। स्मार्ट और प्रैक्टिकल कैमरो बिजनेस में डूब गई। मारिया ने बाकी के मेल कैमोरा बॉसेज से बातचीत की, उनकी सुनी, बहस की, अपना पॉइंट एक गुड रीजनिंग के साथ रखकर उन सब बड़े और एक्सपीरियंस्ड मॉब बॉसेज को इक्वल की तरह काम किया। 1990 में एंड तक मारिया ने नेपल्स में कैमारो के अंदर 20 डेंजरस क्रिमिनल गैंग के बॉसेज का कॉन्फिडेंस हासिल कर लिया था। मारिया ने एक नेगोशिएटर के रूप में अपनी स्किल्स का यूज उन्हें और समझाने के लिए किया। लड़ाई झगड़ा बिजनेस के लिए बहुत बुरा है, लेकिन यूनिटी से कभी भी फायदा होगा और फालतू के ब्लड शेड वॉर से भी बचा जा सकता है। मारिया की स्ट्रेटेजी का नेपल्स में बोलबाला था और जिसकी वजह से कई महीनों तक शहर में मॉब रिलेटेड मर्डर्स नहीं हुए, लेकिन एक और तूफान माफिया की जिंदगी में आया। इस्तांबुल में एक हीरोइन की एक बड़ी शिपमेंट को लेकर
गवर्नर छिड़ गया था। ड्रग पूरी तरह से रिफाइंड नहीं था, जिसकी वजह से वो ड्रग काफी स्ट्रॉन्ग था और यूजर्स के लिए एक डेडली रिस्क था। मारिया ने उन ड्रग्स का डेड रिस्क जानने के बाद उन ड्रग्स को रिजेक्ट कर दिया और शिपमेंट को वापस ले जाने का ऑर्डर दिया। एक राइवल क्लैन लो रूसो ने मारिया के ऑर्डर को ओबे नहीं किया और ड्रग सप्लाई को छीन लिया। लो रूसो ने पाउडर के छोटे बैग में डालकर बेच दिया और यूज करने के बाद पता चला कि ड्रग पाउडर वास्तव में प्योर था और जिसकी वजह से लगभग 1 दर्जन एडिक्ट शहर भी सड़कों पर मर गए। डेथ्स की जानकारी पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने गिरफ्तारी करनी शुरू की। मारिया की बनाई नाजुक लिसियार्ड यूनिटी बिखर गई। राइवल्स कैमरो गैंग्स ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। 8 दिनों में उन्होंने मारिया की गैंग के कई लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और इस झगड़े में मारिया के भतीजे की भी मौत हो गई। मारिया अपने गनमैन के साथ वापस लड़ी और कुछ दिनों के अंदर बदले की आग में मारिया ने 14 लोगों की हत्या कर दी थी। पुलिस का मानना है कि मारिया ने लगभग 30 लोगों की मौत का ऑर्डर दिया था। मारिया की खूबसूरत और पैटी बॉडी की वजह से ला पिकोलिना यानी लिटिल वन नाम से बुलाया जाता था और कुछ उन्हें कैमेरो प्रिंसेस का भी नाम दिया। फिर भी लिटिल वन और प्रिंसेस जैसे नाम होने के बावजूद भी मारिया ने ये प्रूव कर दिया था कि एक स्ट्रॉन्ग मॉब बॉस की तरह उसमें भी किलिंग ऑर्डर देने की कैपेबिलिटी है। मारिया पुलिस से बचकर छुप गई थी और उसकी गैंग के प्रोटेक्शन सेट नेटवर्क की वजह से वो 2 साल के लिए पुलिस के कैप्चर से बचने में सफल रही और अपने हाइड आउट को कई बार बदलने के बावजूद मारिया ने कभी भी मॉरिसिस कार्डोन जिले को नहीं छोड़ा। जब सीनियर प्रोसिक्यूटर्स लुइगी बाबियो ने मारिया की गैंग के खिलाफ सफल मुकदमा चलाना शुरू किया तो मारिया ने महसूस किया कि वो उसके ठिकाने की खोज के करीब आता जा रहा था। जनवरी 2001 में मारिया ने बॉबियो के ऑफिस बिल्डिंग पर हमला कर दिया। मारिया ने बॉब अटैक को अपनी गैंग की एक्टिविटीज पर चल रही इन्वेस्टिगेशंस को रोकने के लिए और उसके गैंग मेंबर्स पर चल रही प्रोसिक्यूशंस को रोकने के लिए एक वार्निंग के रूप में काम करवाया था। हालांकि बॉम्ब अटैक बॉबियो को इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखने पर रोक नहीं पाया। इसके विपरीत बॉबियो को पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया और गैंग के खिलाफ अपने मुकदमे को कंटिन्यू रखा गया। लिसियार्डी गैंग के 70 से ज्यादा मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने प्रोसिक्यूटर्स के साथ कोऑपरेट करने से इनकार कर दिया था और अपने जेल में अपनी सजा काटी। 1999 में नेपोलिटन पुलिस एक अरेस्ट वारंट के साथ मारिया के पीछे पड़ी। पुलिस ने 13 माफिया बॉसेस की मीटिंग पर हमला किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मारिया पुलिस से बच गई। 14 जून 2001 को नेपल्स के पास मेलिटो ने एक मैरिड कपल के साथ एक कार पर ट्रेवल करते हुए मारिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मारिया ने गिरफ्तारी के भागने की कोशिश नहीं की और आखिरकार उसे जेल की सजा सुनाई गई। जिस व्यक्ति पर मारिया की हेल्प करने का आरोप लगाया था उसे भी गिरफ्तार किया गया था, जबकि उसकी पत्नी को बच्चों की मां होने के कारण छोड़ दिया गया था। मारिया की गिरफ्तारी के बाद उसके भाई विंसेंजो ने गैंग के हेड के रूप में काम संभाला। 2004 से इटली में मोस्ट वांटेड फगिटिव्स यानी भगोड़े की लिस्ट में शामिल होने के बाद विंसेंजो ने फाइनली 7 फरवरी 2008 को गिरफ्तार किया गया। हालांकि मारिया जेल में थी, लेकिन वो अभी भी अपनी गैंग को कमांड दे रही थी। 2009 में लगभग 8 सालों बाद मारिया को जेल से रिहा कर दिया गया था, लेकिन फिर 7 अगस्त 2021 को मारिया को नेपल्स प्रोसिक्यूटर्स के ऑर्डर पर फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। मारिया ने उस वक्त स्पेन जाने की कोशिश कर रही थी। उन्हें लिसियार्डी गैंग की हेड के रूप में एक्सटॉर्शन रैकेट चलाने के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया और तब से मारिया जेल की सजा काट रही है। मारिया लिसियार्डी जो स्वीट चार्मिंग होने के साथ उतनी ही रूथलेस भी हो सकता है कि एक ऐसा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हमें ग्रे शेड कैरेक्टर के रूप में रैम्बो फिल्म में देखने को मिल जाए। एक ऐसा कैरेक्टर जो खुद में ही एक मिस्ट्री होगी, हीरो है या विलन, कोई भी ये बात समझ नहीं पाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।